अपनी बात रखना का मौका दिया। बिंदु संख्या 5, कोरोना महामारी में प्रदेश में कोरोना योद्धाओं ने बेहतर ढंग से काम किया और सभी धन्यवाद के पात्र है सभापति महोदय। मगर मैं सरकार का ध्यान कोरोना की महामारी में फ्रंट लाइन पर रहकर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 5 लाख तक बीमा का प्रावधान किया। सभापति महोदय, कोविड स्वास्थ्य सहायक जो फ्रंट लाइन पर रहकर काम करता है उनके लिए 1 रुपये की बीमा का प्रावधान राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। हम चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि सरकार कोविड स्वास्थ्य सहायकों को भी 5 लाख की बीमा राशि का कवर दिया जाए और इनको स्थायी किया जाए। माननीय सभापति महोदय, कोविड प्रबंधन में राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन मैं केरल से हमें सीख लेनी चाहिए। हेल्थ में लंबे दौर में बिताए गए स्वास्थ्य तंत्र में केरल को देश में कोरोना से लड़ने में 1 नंबर पर ला दिया। मैं राजस्थान सरकार से भी आस और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य तंत्र को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, बिंदु संख्या 38, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की दवाइयों का शामिल करना बेहतर कदम है, किंतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में 30 जनवरी 2001 से आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतिम चरण में कैंसर, ल्यूकेमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों के हेतु उपयोगी इनोवेटिव दवाइयों को आवश्यक दवाई की सूची से हटाया गया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, इस समय पूर्व दवाई की 1 डोज राजस्थान सरकार की तरफ से रोगियों को निःशुल्क दी जाती। ये निश्चित रूप से इस दवा को जरूरी दवाई की सूची में हटाने से कैंसर, एल्मेंट जैसी बीमारी गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगी आर्थिक व मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। राजस्थान सरकार बड़ी गंभीर, बड़ी चिंतनशील है। मैं आस करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा विस्तृत की जाने वाली इस ड्रिप की कीमत बाजार में 8,500 रुपये से लेकर 12,000 रुपये बिकती है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में पूरे प्रदेश में एक रास्ता दिखाया है। मेरा राजस्थान सरकार से अनुरोध यही है, कैंसर, एल्मेंट बीमारी की जीवन रक्षक दवाई नीलिलोटिनिम को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान भारत राजस्थान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश के गरीब कैंसर मरीज अधिक लाभ ले सकें। ये सरकार से उम्मीद भी करते हैं, आस भी करते हैं। सभापति महोदय, बिंदु संख्या 75, सहकारी समितियों द्वारा किसानों ने जो लोन ले लिया है उसका सरकार बीमा अभी नहीं करवा पाई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी लोन लेने वाले किसानों का बीमा किया जाए और कृषि ऋण की राशि बढ़ाकर बिंदु संख्या 116। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि सरकार शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुसार मनरेगा के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 221 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया जाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, बिंदु संख्या 163। अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन तो जरूर जारी किए हैं, मगर वर्तमान में राजस्थान सरकार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट रेट देश में सबसे ज़्यादा, जिससे आम आदमी की अतिरिक्त भार पड़ता है जेब में। मेरा सरकार से आग्रह है कि घरेलू बिजली दर पर थोड़ा सहानुभूति बताते हुए
घरेलू बिजली की दरों में कम से कम उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राहत देनी चाहिए। सरकार को उपभोक्ताओं के लिए इस कोरोना महामारी के तहत बहुत सारी हमारी सरकार ने सुविधा दी है, तो इस घरेलू उपभोक्ता बिजली को भी सब्सिडी के तहत व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, पूरा बीकानेर, पूरा राजस्थान एग्रीकल्चर में, कृषि में, जहाँ बीकानेर जिला हो चाहे चूरू हो, कृषि में सामान्य विशेष व बूंद बूंद श्रेणी कनेक्शन चाहने वाले किसानों ने 8 महीने पहले डिमांड नोटिस जमा करवाए थे और आज भी वो नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक आपका विशेष तौर से किसानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, किसान की अतिशयशील बात लेती है। बूंद बूंद श्रेणी के कनेक्शन के लिए सामान्य करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चले। भाजपा सरकार के टाइम आंदोलन के समय दबाव में उन्होंने एक कनेक्शन बूंद बूंद लेना 3 साल में सामान्य होता है। तो मैं सरकार से आग्रह चाहता हूँ, निश्चित रूप से अगर ये योजना अपन बूंद बूंद की योजना अगर 3 साल की बजाय 1 या 2 या तुरंत प्रभाव से कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कांग्रेस और कांग्रेस के प्रतिनिधियों का, तमाम इस क्षेत्र से आने वाले लोगों की बात उठाने वालों का, हमारी सरकार को और पार्टी को और तमाम जो किसान की बात करने वाले को भला भी लगा। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये बूंद बूंद श्रेणी में सर कनेक्शन कौन सी श्रेणी में, भाजपा ने कहा था हमने सारे कनेक्शन सामान्य में कर दिए हैं, मतलब बूंद बूंद श्रेणी कनेक्शन आज भी एक किसान को महीने के अंदर 36,000 का बिल भरना पड़ता है 2 महीने का। तो उस सूरतों में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बूंद बूंद श्रेणी पर विशेष तौर से गौर किया जाए। साथ में ही विशेष जहाँ लंबा क्षेत्र है, चूरू है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, जहाँ एक खसरे में 2 पंप की योजना चली थी। हमारे इलाके में जब बीजेपी के राज में चलाई गई थी, हमने उन्हें विरोध भी किया था भी कि एक खसरे में 2 पंप के लोड बढ़ा के करोगे तो इसमें किसान ट्यूबवेल नहीं चला पाएगा। मगर उन्होंने जहाँ पानी ऊपर है वहाँ उस योजना निश्चित रूप से सफल है। जहाँ बीकानेर है, चूरू है, वहाँ इस योजना में जहाँ जिसको 2 साल हो गए हैं एक खसरे में 2 पंप वालों को, तो अपनी सरकार को बजट के माध्यम से मैं आपका आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस कनेक्शन को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, उनको 2 कनेक्शन मानते हुए एक अलग से ट्रांसफार्म दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से यही आग्रह है कि बिंदु संख्या 168 जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए पेयजल योजना स्वीकृत है। इसी परियोजना में पीने के पानी हेतु पूर्व में मुख्यमंत्री नहर से प्रोजेक्ट बनाया गया, मुख्य नहर से प्रोजेक्ट बनाया गया था। और विशेषकर हमारे अतिशयशील मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए बैठक बुलाकर तमाम प्रतिनिधियों से राय भी ली थी। 465 हेड से पानी की योजना बनी थी, वहाँ जमीन भी कवरेज हो गई। फिर अब उसको कमर्शियल लिफ्ट योजना से जोड़ा जा रहा है। वहाँ पहले से कमर्शियल लिफ्ट योजना से पानी कम पड़ रहा है, वो जिसमें डूंगरगढ़ के 95 गांव हैं, लूणकंस के 12 गांव हैं। इस योजना को जोड़ने से मैं यही अनुरोध करता हूँ सरकार से कि मुख्य नहर से 465 से जहाँ निकाली जा रही थी ये पीने की पानी की योजना, जल जीवन मिशन की योजना थे, उसी पर विचार किया जाए। अन्यथा वहाँ किसान जहाँ पानी से पहले से कमी है, क्यूसेक पानी 500 क्यूसेक मिल रहा है, तो और उसमें कमी आएगी, किसानों में रोष भी होगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, मेरा ये सुझाव है इस माध्यम से। सभापति महोदय, छोटी वितरकों के वजह से पानी की वहाँ पहले से ही दिक्कत है, तो अभी उन्होंने जो इंजीनियरिंग जो वहाँ की है जल जीवन मिशन योजना के तहत, उन्होंने मलकी से पानी लेके लिफ्ट योजना से वो काड़ू होते हुए डूंगरगढ़ 12 गांव लूणकंस के और डूंगरगढ़ के होते हुए ले रहे हैं। तो इस पर अध्यक्ष महोदय, लंबे समय जीवन पानी की योजना है, लंबे समय याद करेंगे लोग। अगर इस हम मुख्य नहर से पानी लाएंगे तो
निश्चित रूप से लंबी योजना है, लोग याद रखेंगे अपनी सरकार को कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरकार ने पीने के पानी के लिए काम किया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, बिंदु संख्या 138 मेरे क्षेत्र में डेलवा से लादड़िया, सूरसर से मूंडसर, बेरासर से अणकीसर, सादासर से साधनवासी कई सड़कें मंजूर हुई है, कई बकाया हैं जिसमें आज तक कामकाज चालू नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं आस करता हूं कि बहुत सारी सड़कें टेंडर हो गए, विभाग की कमजोरी की वजह से अभी कार्य चालू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान केंद्र के जो संबंध में जो आज हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे, हल्ला मचा रहे थे सदन में, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 2022-23 के लिए जो बजट लेकर आई है वह पूरी तरह से गरीब, मजदूर, किसान, आम जन विरोधी है, क्योंकि इस बजट में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में 25,000 करोड़ यानी 25.5% की कटौती की गई है। इतनी पहली बार पिछले बजट में हुई। जैसे ही गांव के गरीब को मिलने वाले पैसे में केंद्र सरकार ने डाका डाला, जहां पूरे देश में समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए आंदोलन चल रहा है। 11 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया, एमएसपी के लिए 3 काले कानून सरकार लाई, उसके लिए आंदोलन चले। वहीं केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की खरीद के माध्यम से 28.1% की भारी कटौती की है, जबकि केंद्र सरकार 2022 के तहत 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी। जब सरकार में आई, दोबारा सरकार में आ रही थी कि हम किसान का आमदनी दुगनी कर देंगे। निश्चित रूप से जो लागत किसान की फसल पे हो रही है सभापति महोदय, आज भी लागत पूरी नहीं मिल पा रही है। जब 2014 से पहले केंद्र में गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे इलाके में राजस्थान के अंदर जितनी किसान फसल पैदा करता था वो सपोर्ट प्राइस पर पूरी खरीदी जाती थी। मगर 14 के बाद जब भाजपा की गवर्नमेंट केंद्र में बनी, मात्र 25%, 25 कुंटल 100 कुंटल अगर होती है खेत के अंदर, तो आपका 25 कुंटल एमएसपी में सपोर्ट प्राइस पर खरीद की जा रही है। आज हमारे बीकानेर जिले में हो, चाहे जोधपुर में हो, नागौर में हो, आज मात्र 25 कुंटल के नाम से केंद्र गवर्नमेंट मोदी सरकार के आने के बाद किसानों के साथ बटाराघात हुआ, जबकि किसान की बात कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि केंद्र सरकार 2022 किसानों की आय दुगनी करने की बात के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 1205 लाख करोड़ किसानों को 6,000 करोड़ के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए देने थे। इनके लिए सरकार ने मात्र 66 करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा है, जबकि यानी 70,000 करोड़ रुपए की कटौती केंद्रीय गवर्नमेंट ने की है आने वाले इस बजट में। निश्चित रूप से सभापति महोदय, केंद्र गवर्नमेंट ने इस वर्ष के लिए फसल बीमा योजना में 500 करोड़ रुपए के भारी कटौती की है। फसल बीमा में सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने वर्तमान बजट में मछली उत्पादन करने वाले किसानों के बजट में 26,000 करोड़ की कटौती की, यानी 18% की भारी कटौती मछली पालन करने वालों में। सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने खाद्य संचय और भंडारण में 28% की भारी कटौती की है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, घरेलू गैस के सिलेंडरों पर जब गवर्नमेंट आई थी कि हमारी माताओं और बहनों के आंखें फूट रही है, धुएं से मतलब क्या कठिनाई हो रही है, गैस सांस की बीमारियां फैल रही है, मगर आज गैस के दाम
गैस सिलेंडर के दाम चौगुने हो गए। गरीब के घर के अंदर आज भी वो चूल्हा जगाने के लिए मजबूर हैं, और जबकि वो खरीद के लिए अलग अलग से मतलब कि आज खरीदने के असंभव, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो गैस का चूल्हा कैसे खरीदेंगे। ये केंद्र गवर्नमेंट की कुनीतियों के कारण कैसे आज किसान के आम गरीब के सामने के हालात बन गए हैं। 60% घरेलू कनेक्शन सिलेंडरों में सब्सिडी में इस वर्ष में 60% की कमी कटौती की गई है केंद्र गवर्नमेंट ने। सभापति महोदय, इस वित्त वर्ष में भी फिर से पिछले में करी अब की बार भी 60% गैस सिलेंडरों में कमी की गई है। सभापति महोदय, केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति, आम जन विरोधी नीतियों का परिणाम यह है कि देश में खेती में लगे किसानों की प्रतिशत व्यक्तिगत आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन है। सभापति महोदय, केंद्र गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए श्रम पोर्टल तो जारी किया, मगर उसमें एक भी रुपया राशि का मजदूरों के लिए प्रावधान नहीं किया। आज तक 1 रुपये नहीं आए इस पोर्टल के द्वारा, पर मैं इसमें 1 भी रुपये राशि मजदूरों के लिए प्रावधान नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया बजट देश के गरीब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला बजट था। सभापति महोदय, केंद्र की बीजेपी सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की व्यवस्था की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे पैसे वाली पार्टी, राजनीतिक पार्टी बन गई। ध्यान देने योग्य है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2020 में ही जो चंदा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने इकट्ठा किया है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वो इस हिसाब से किया है सभापति महोदय कि उस समय सभापति महोदय उस फंड में 48,000 करोड़ की राशि एकत्रित की गई। भारत की सबसे धनवान पार्टी बन गई। देश में कुल चंदे का 70% फीसदी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया, और उस इलेक्ट्रॉनिक फंड में एक नियम और डाल दिया कि कोई बता नहीं सकता किसका चंदा आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियों की वजह से आज देश को ये लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। सभापति महोदय, मैं एक और ध्यान आपके दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत 10,990 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, मात्र खर्च 3,976 करोड़ रुपए की खर्च किए गए केयर फंड में। उन्होंने सिर्फ केयर फंड के नाम पे इतने पैसे किए और राजनीतिक चुनाव पार्टी लड़ाने में उन्होंने लगाया। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने घोटाले का रिकॉर्ड किया है। एबीजी रिपोर्ट सीपीआई कंपनी ने अपने अकेले ही 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसकी एफआईआर खुद केंद्र गवर्नमेंट ने 5 साल बाद दर्ज करवाई, जिसमें 28 बैंकों का पैसा लूटा गया, जिसमें 7 साल में कुल 5,35,000 करोड़ के घोटाले केंद्र गवर्नमेंट की मोदी सरकार ने किए। सभापति महोदय, बड़े पूंजीपतियों ने 21 लाख करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार ने एनपीए के तहत माफ किए, जबकि आंदोलन के बाद लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। किसान का आज भी पैसा एक भी पास केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा पास नहीं किया गया, माफ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, 11 महीने तक केंद्र किसानों ने आंदोलन चला, और आज भी वहां का किसानों का आंदोलन कुचलने के लिए वहां के केंद्रीय मंत्री जो टोनी के बेटे, उसका नाम है
बता देता हूं, अमित मिश्रा है नहीं, वो बेटा तो वो 4 दिन अब निकल गए, वो समझ गया सर। आज भी वो मिश्रा मंत्रिमंडल में बना हुआ है। पहले उसने 4 दिन पहले धमकी दी थी कि मैं सिर्फ गृह मंत्री नहीं हूं, मैं पहले कुछ और भी था। आज वो उस मंत्रिमंडल के मोदी सरकार के अंदर जो कहते हैं, हम कहते हैं, वो करते हैं। निश्चित रूप से वो कहते हैं जो करते हैं कि उन्होंने कहा हम किसानों ये ऐसे करो तो कुचलेंगे, किसान आंदोलन को कुचलेंगे। वही काम किया, 4 किसानों को कुचला, 1 पत्रकार को कुचला और 10 किसान घायल हुए। आज किस नाम से मतलब विरोध कर रहे हैं कि हम हमारी केंद्र गवर्नमेंट देशभक्ति के नाम से आज गुमराह कर रही है। मेरे सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो राजनीतिक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के गठजोड़ के कर रहे हैं, देश बांटने का काम कर रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं जो भाई भतीजावाद की बात करते हैं कि ये भाई भतीजावाद की पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी वाले बताइए। मैं बता देता हूं, आज कोई भाई भतीजावाद सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप हाथ कहीं भी जाके देख लो, मैं नाम गिना सकता हूं, जहां भी है कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कद आते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सैकड़ों आदमी परिवारवाद से अछूते नहीं रहेंगे। जहां भी किसी को बेटे को मिलेगी, कहीं पिताजी को मिलेगी। ये आज हालात जो आज हम केंद्रीय कांग्रेस पर मतलब आरोप लगा रहे हैं, जो भी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने कहा था भारत 2 भागों में है, एक गरीब एक अमीर, दो भारत बसते हैं। मगर मीडिया के साथी, मीडिया के जो लोग जो राजनीतिक चिंतन उनकी अलग व्याख्या करते हैं, निश्चित रूप से पूरा संसार 2 भागों में अमीर और गरीब, निश्चित रूप से उसकी व्याख्या आज उस अलग तरीके से जो सच्ची बात कहता है उसके आज के लोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे दूसरे बीजेपी के आरएसएस के हो, तो सारे उनके अलग रूप से उसका तरीका निकालते हैं, अलग बात का रिजल्ट निकालते हैं, व्याख्या अलग करते हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहूंगा कि समय भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी के साथ लेने वाले का, ये उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बुरी तरह हारेंगे। इनकी हार इसी बौखलाहट ये कह रही है कि ये हो गया, मैं ये ठंड पड़ लेगी, ये ऐसा कर दूंगा। योगी जी कह रहे हैं, भोगी जी कह रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी अपने राजस्थान के अंदर अगर हम जनहितैषी, जहाँ स्कूल है, जहाँ गांव में गरीब बसते हैं, वहाँ स्कूल निश्चित रूप से स्कूल जो बंद कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसको चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हमें खोलना चाहिए। और मेरे सुझाव से बिजली का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। अगर बिजली हम लगातार गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मात्र 5% 10% जो छोटे जिसके लोड है वो तो कुदरती कम है, मगर जिसके बीकानेर जिले, जोधपुर, अजमेर, ये चूरू, उसमें बड़े लोड हैं। तो इसमें अगर सब्सिडी 70% से ज़्यादा सब्सिडी आज भी अपनी गवर्नमेंट दे रही है, अगर उसमें इस बजट पर विचार किया जाए कि हम इस बिल को, जैसे पंजाब में कांग्रेस ने घोषणा की है, आज इस बिल में अगर हम घोषणा करें आने वाले बजट में कि हम किसान की बिजली जो सब्सिडी अभी वर्तमान में दे रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सपने देख रहे हैं उसके सपने ही रह जाएंगे। निश्चित रूप से अपने जो किसान और मजदूर, महिला, पीड़ित, दलित, शोषित की बात करते हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय अगर निश्चित नीति लागू करेंगे तो आस करते हैं लोग। आज भारतीय जनता पार्टी को देख चुके हैं, आज विरोध के नाम पर आप देख लो, चाहे बिजली के नाम पर देख लो, बिजली के नाम पर इनके टाइम 40% रेट बढ़ाई थी 2005 में,
और 8 दिन जयपुर में आंदोलन चला था। उसके बाद में महारानी ने घरेलू भी बढ़ाई और भी बढ़ाई, मगर हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आते ही कहा था कि हम बिजली के दाम किसान की नहीं बढ़ाएंगे। आज लगातार दूसरा पीरियड हो गया, आज भी बिजली के दाम कृषि के नहीं बढ़ाए हैं, मगर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उसे उल्टा करती है। किसान की नहीं सोचती, मजदूर की नहीं सोचती, आम उपभोक्ता की नहीं सोचती। ये निश्चित रूप से नारेबाजी करने में विश्वास रखते हैं, झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। इनका यही दिल्ली का काम है। मैं सभापति महोदय अंत में यही कहूँगा कि आप गांव-गांव में जहाँ जरूरत हो पानी की, जहाँ आज मुहूर्त में हमारे क्षेत्र से आपके सारे कला जी बैठे हैं, PhD मंत्री थे, मैं इसी क्षेत्र में नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे इलाके में ट्यूबवेल क्षेत्र हुए हैं, मगर आज वो धीमी गति से खुद रहे हैं। मंजूर आपने कर दिए, बस धीमे गति से खुद रहे, इसलिए बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि पानी की दिक्कत है। तो मैं आग्रह आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, जो अपनी योजना लागू कर दी, पैसे दे दिए, अब एक ठेकेदार की कमी की वजह से अगर हमें उनकी बात सुननी पड़ रही है, तो जहाँ पानी की, जहाँ अभी 2 महीने पानी के हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ पानी की, जहाँ MLA कोई मांग कराए, जनप्रतिनिधि मांग कराए, तो निश्चित पानी की जरूरत को आप जरूर निश्चित रूप से सभापति महोदय सरकार से आग्रह करें ही अभिभाषण के तहत आने वाले बजट में। और एक में ऊर्जा मंत्री भाटी साहब आ गए हैं, हमारा इलाका एक ही है, सारा बीकानेर जिले का, इसमें निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ढाणियों में कनेक्शन देने की बात की गई थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने जाते जाते उन्होंने बंद कर दिया। आज डिमांड नोटिस जमा भी हैं, अब उनको वापस बिल का पैसे उठा लो, परंतु आज किसान खेत में बैठा है, तो उनको निश्चित रूप से ऐसी योजना बनाएं जो जिससे मतलब आम किसान को ढाणी में बैठे हैं दूर दराज पर, उनको कनेक्शन मिले, जिससे बच्चे पढ़ सकें, बच्चे अपनी शिक्षा ले सकें। इसलिए निश्चित रूप से बड़ी आस है, आने वाले समय में लंबे समय से मांग चल रही है, विशेषकर भाटी जी के क्षेत्र में, गोमराम जी के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, मान लो बीकानेर इलाके में, पूरे राजस्थान के अंदर अगर सिंगल फेस लाइट को एग्रीकल्चर से जोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ रहने वाले प्रतिनिधि और गवर्नमेंट को कोई रोकने वाला नहीं है। साथियों, मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, पूरे इलाके से कह रहा हूँ, ये निश्चित रूप से आने वाला रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। अगर ये 3-4 बातें अगर लागू कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बजट को, इस बातों को लगाएंगे जो हमें विशेषकर जहाँ PSC खोलनी है, जहाँ CSC खोलनी है, वहाँ निश्चित रूप से जहाँ जैसा भी हो। मेरे क्षेत्र में मात्र अभी 2 PSC है और बहुत सारा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में कम से कम 1 PSC तो इस कार्यकाल में निश्चित रूप से दें। और PSC एक पिछले समय मेरे को PSC मिली थी, और CSC के लिए मैं पुनः जनता की मांग को देखते हुए मैं इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देंगे। अभी हमारे क्षेत्र में पीछे हमारी गवर्नमेंट ने महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय भी दिया और महाविद्यालय भी दिए। अभी उनका एक दानदाता को हमने तैयार किया है कि वो निश्चित वो ज़मीन का रिन्यू होना बाकी है, वो दानदाता अपने बजट भी दे तैयारी है। और दूसरी अभी जो ट्रॉमा सेंटर की मांग वहाँ चल रही है, गवर्नमेंट ने कुछ ट्रॉमा सेंटर के लिए उठाया है, उस दानदाता ने बाहर ट्रॉमा सेंटर के लिए ज़मीन देने के लिए भी उनका MOU हुआ है, और वो महाविद्यालय के लिए साथ में MOU हुआ है। मैंने पहले मंत्री जी से, भाटी से जब ये थे शिक्षा मंत्री, उस टाइम बात भी हुई थी मेरी, तो ये प्रगति पर है। निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा आपका है, जनता का। अब सिर्फ 22 महीने बचे हैं और ये बीजेपी वाले हल्ला करते रहेंगे, CBI की मांग करें। ये तो चाहते हैं कि ये बच्चे नौकरी नहीं लगें, हम सिर्फ विरोध करें, विरोध करेंगे तो इनको तो ऐसा ही करना है। तो अपने को निश्चित रूप से सरकार जिस गति से
तेजी से ये जो परीक्षा जो रद्द की है वो स्वागत योग है, मगर निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके, जितना कम समय लगे, जांचें होती रहेगी, परंतु इसका परीक्षा कराने की व्यवस्था अपनी गवर्नमेंट करे। निश्चित रूप से नौजवानों में, विद्यार्थियों में अलग संदेश जाएगा। ये कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद।